रिबॉर्न ऑफ विलन्स इन लव। एपिसोड 11। शिवांगी बस कॉरिडोर की तरफ गुमसुम से चले जा रहे थे। उसके दिमाग में डरावना मंजर चल रहा था जो मृत्युंजय ने 5 साल पहले देखा था। आदत की खून से सनी लाश। शिवांगी वह सीन इमेजिन तक करने के लिए डर रही थी। अपने आप ही शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। धीमे कदमों से चलकर शिवांगी अपने कमरे में आई और उसकी नजर सीधा बेड पर सो रहे हैं मृत्युंजय की तरफ गई, जिसके चेहरे पर आधी दुनिया जहां की मासूमियत थी। शिवांगी मृत्युंजय के पास गई और बेड पर एक जगह बैठकर धीरे से मृत्युंजय के बालों को सहलाती रही, उसके चेहरे को निहारती रही। मृत्युंजय भले ही विलन है, लेकिन किस तरीके का विलेन है यह आज शिवांगी बहुत अच्छे से जान चुकी थी और अब कहीं ना कहीं शिवांगी को अपने दिल की बात मृत्युंजय से कहने में डर लग रहा था। शिवांगी को डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने अपने दिल की बात मृत्युंजय से कह दी और उनकी शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से आदत की याद मृत्युंजय को सताई, तो वह इस कंडीशन में मृत्युंजय के साथ नहीं रह सकती। शिवांगी धीरे से उसका सर सहलाते हुए बोली, प्यार तो पता नहीं कब हो गया तुमसे, लेकिन डर लग रहा है। जिस तरीके से तुमने 2 दिन पहले किया था, अगर शादी के बाद किया तो मानती हूँ तुम्हारा पहला प्यार आदत है, लेकिन पहले प्यार को साथ लेकर मैं नहीं चल सकती। मैं किसी की लाइफ में दूसरी नंबर पर नहीं आना चाहती और मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरे नंबर पर नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे आदत की जगह दे दो। मैं चाहती हूँ कि आदत तुम्हारी जिंदगी में वही रहे जो शुरुआत से है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे वह जगह दे जो उसने कभी किसी को न दी हो। मुझे अपनी एक अलग जगह बनानी है। शिवांगी बोलकर खड़ी हुई और सीधा तन्नू के कमरे में चली गई। सुबह के 9 बजे मृत्युंजय तैयार होकर अपने ऑफिस वेयर में नीचे आया, जहां पर पहले से ही शिवांगी तनु को रेडी करके डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसे ब्रेकफास्ट करा रही थी। मृत्युंजय उनके पास आते हुए बोला, यह क्या बात हुई है रैबिट क्वीन, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और तुमने मेरी बेटी को खाना खिलाना शुरू कर दिया। तनु मृत्युंजय की बात पर हंसते हुए बोली, डिड्डा, अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच नहीं। आपने खाना क्यों बोला? मृत्युंजय ने शिवांगी की गोद से तनु को उठाया और अपने पास बिठाते हुए बोला, ताकि मेरी प्रिंसेस मेरी गलती को ठीक कर सके। शिवांगी बाउल में ओट्स को मिक्स करते हुए बोली, मृत्युंजय, तुम तन्नू को मुझे वापस दो, मुझे उसे ब्रेकफास्ट करवाना है, उसके बाद तुम उसे ले लेना। अपनी बात कहने के बाद शिवांगी ने तुरंत मृत्युंजय के हाथ से तनु को लिया और अपनी गोद में उठा लिया और उसे ब्रेकफास्ट करने लगी। और शिवांगी का ऐसा बिहेवियर मृत्युंजय और सामने बैठी हुई योगिता जी भी महसूस कर रही थी। योगिता जी खुद से मन में बोली, इसीलिए मैं तुम्हें आदत के बारे में कुछ नहीं बताने चाहती थी। मुझे पता था जैसे ही तुम्हें आदत के बारे में सब कुछ पता चलेगा तुम मृत्युंजय से दूर होने की कोशिश करोगी। तुम्हें तो उसके बारे में पता कि 1 दिन नहीं हुआ और तुमने मृत्युंजय से दूरी बनाना शुरू भी कर दिया। मृत्युंजय ने अपना नाश्ता लिया और उसे करने लगा। नाश्ता फिनिश हो जाने के बाद तनु शिवांगी की गोद से उतरी और तुरंत गार्डन की तरफ भाग गई, जहां पर पहले से ही योगिता जी ने उसके काफी सारे टॉयज निकाल कर रखे थे। शिवांगी ने भी अपने लिए नाश्ता निकाला और उसे खाने लगी। कुछ देर में योगिता जी भी उठकर वहां से चली गई। अब सिर्फ टेबल पर शिवांगी और मृत्युंजय ही बच गए। कोई नहीं था उनके पास डाइनिंग रूम में, इसीलिए मृत्युंजय तुरंत शिवांगी के चेयर को अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्या हुआ है? पिछली रात तो बहुत खुश थी मेरे साथ, अभी इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों नहीं कर रही हो मेरे से, और मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रही हो? क्या हुआ? बोलो, कल रात में तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाया? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं आज रात कर दूंगा। ये सुनकर शिवांगी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे से सेटिस्फाई हो गई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो गए हो, लेकिन अब दूर रहो और मुझे शांति से ब्रेकफास्ट करने दो। मृत्युंजय ने शिवांगी का चेहरा पकड़ा और अपनी तरफ घूमते हुए बोला, तुम सेटिस्फाई हो गई लेकिन मैं नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी और इसी वक्त सेटिस्फाई करो। लेट्स गो टू द रूम, लेट्स गो द बेड। शिवांगी ने इस पर मृत्युंजय की आंखों में देखा और बोली, मैं क्या कोई सेक्स मशीन हूँ जो तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत पड़ती है सेटिस्फाई होने के लिए? अपनी बात कहने के बाद शिवांगी ने अपना आधा अधूरा नाश्ता छोड़ और कमरे की तरफ चली गई और वही मृत्युंजय बस उसे हैरानी से जाते हुए देख रहा था। कुछ पल में मृत्युंजय का चेहरा भी गुस्से से भर गया और वह भी अपना नाश्ता छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए और जाते हुए किसी को फोन करा और बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि उस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेना, अगर नहीं निकाली तो जब तक मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं तब तक निकालो, वरना अपनी मौत के लिए तैयार रहना। इस वक्त मृत्युंजय का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह था, क्योंकि उसे शिवांगी का सेक्स मशीन बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वही शिवांगी बस अपने कमरे में थी और बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी और रोए जा रही थी।
शिवांगी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मृत्युंजय, पर मैं क्या करूं, मैं आदत की जगह नहीं चाहती। आई एम सॉरी, आई लव यू मृत्युंजय। गोली चलने की आवाज और उस आवाज को भड़काने का काम करती 31 तारीख तलवार की धार। सामने दो आदमी खून से लथपथ जमीन पर गिरे थे, जिनके सीने से खून बस वही ही जा रहा था। अभी अभी सामने वाले इंसान ने उन दोनों को एक ही गोली से मार गिराया था। सामने जो शख्स था उसका ऑरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा सख्त और ठंडा था और आंखें गुस्से से भारी लाल थी, और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मृत्युंजय था। मृत्युंजय के हाथ में गन थी और उसने अपने हाथ को सीधा सामने की तरफ किया हुआ था और उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। ये लोकेशन जंगल के बीचों बीच थी, जहां पर उन लाशों को और मृत्युंजय को काफी सारी गाड़ियों ने घेरा हुआ था। मृत्युंजय के आसपास काफी सारे आदमी ब्लैक कपड़ों में खड़े थे और उन सबके हाथों में भी बड़ी बड़ी बंदूकें थी, जिन्हें उन्होंने एक पोस के साथ पकड़ रखा था। मृत्युंजय अपनी भारी आवाज में बोला, इन लाशों को ठिकाने लगाओ और उनके मालिक को मेरे सामने लेकर आओ। आज मुझे उस आदमी की लाश देखनी है। तुम उसे जिंदा लाओ या जख्मी, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे वह आदमी मेरे सामने चाहिए। और बॉस, एक आदमी ने कहा, और वह 2-3 आदमियों के साथ एक कर को लेकर वहां से निकल गया और थोड़ी देर में मृत्युंजय भी अपनी जैगुर में बैठा और वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ द फायर विल में शिवांगी तनु के रूम में थी और उसके बेड पर बैठी हुई थी, और तनु ने अपना सर शिवांगी की गोद में रखा हुआ था और शिवांगी उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तनु सो नहीं रही थी, वह बार बार खड़े होकर इधर उधर घूमते जा रही थी और अपने खिलौने को इधर पटक रही थी, क्योंकि उसे और खेलना था, लेकिन शिवांगी उसे सुलाने के लिए ऊपर ले आई थी। शिवांगी ने इस बार तनु को कस के पड़ा हुआ था और उसके सर को और पीठ को वह थपथपाई जा रही थी। तनु बोली, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, आप क्यों सुला रहे हो? शिवांगी बोली, आ जाएगी बेटा, कोशिश करो। तनु इस पर उठी और शिवांगी के चेहरे को देखते हुए बोली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है मम्मा, मैं देख चुकी, मैं कोशिश कर चुकी, नहीं आ रही है मुझे नींद, मैं क्या करूं? आप मुझे खेलने दो ना, मैं अपने आप जब थक जाऊंगी सो जाऊंगी। शिवांगी भी अब तनु पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन कमरे से बाहर जाकर मत खेलना, यही खेलना। और तनु ने कहा और वह खेलने लगी और शिवांगी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। पूरा दिन शिवांगी के दिमाग में आदत और मृत्युंजय घूमते रहे। वह चाह कर भी उन दोनों को अपने दिमाग से नहीं निकल पा रही थी और उसका सारा दिन ऐसे ही निकल गया। रात के वक्त मृत्युंजय को आने में लेट हो गया था और वह अपनी यह बात घर में बता चुका था, इसलिए सब ने अपना डिनर कर लिया था और कमरे में सोने चले गए थे। शिवांगी भी सोने चली गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वह मृत्युंजय का सामना नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से उसने सुबह मृत्युंजय के साथ बिहेव किया था, उस वजह से मृत्युंजय जरूर उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए उसके डर से वह जल्दी ही सो गई, या यूं कहीं कि सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब शिवांगी को एहसास हुआ कि किसी ने दरवाजा खोला है, तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे ही नाटक में करवट बदल ली और अपना मुंह फेर लिया दरवाजे से। मृत्युंजय अपने धीमे कदमों से कमरे में आया और उसने लाइट को ऑन किया। मृत्युंजय की नजर सीधा सोई हुई शिवांगी के चेहरे की तरफ गई और वह उसके पास जाकर बैठा। मृत्युंजय ने शिवांगी का सर सहलाया और बोला, आई नो रैबिट क्वीन, तुम मेरे पास्ट की वजह से नहीं आती, पर मैं कोशिश करूंगा अपने जहन से आदत को निकालने की, और वैसे भी मुझे ना तुम्हें आदत की जगह देनी है और ना ही तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकलना है। मुझे तुम्हें तुम्हारी एक स्पेशल प्लीज देनी है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी रैबिट क्वीन की होगी। इसके बाद मृत्युंजय शिवानी के चेहरे पर झुका और उसने उसके फोरहेड पर किस किया। ऐसे ही समय बीतता रहा और देखते ही देखते 2.5 महीने बीत गए। तनु स्कूल जाने लगी और उसे स्कूल जाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बना लिए थे और अब उस मन घर पर रहने का करता ही नहीं था। शिवांगी खुश थी कि उसकी बेटी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। एक दिन शिवांगी अपने कमरे में कपड़ों की तह लग रही थी कि तभी उसके फोन बजा। शिवांगी ने देखा कि किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा है, तो उसने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार 5 बार उसे अननोन नंबर से शिवांगी को लगातार नॉनस्टॉप कॉल आए, तो इस बार शिवांगी ने उस फोन को उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल दी, दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके होश उड़ गए और आंखों में नमी तैर गई। शिवांगी के मुंह से निकला, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं वही आ रही हूँ। शिवांगी ने तुरंत फोन काटा और अपना दुपट्टा लेकर तुरंत मेंशन से बाहर निकल गई और टैक्सी से बिना किसी गार्ड को, बिना किसी बॉडीगार्ड को, बिना योग्यता जी को बताएं वह निकल गई। वही मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसने अपने लैपटॉप पर चल रही स्क्रीन पर शिवांगी को मेंशन से वो हद बढ़ाते हुए बाहर निकलते हुए देख लिया था।
मृत्युंजय ने खुद से कहा, ये रैबिट क्वीन कहाँ जा रही है, वह भी बिना किसी बॉडीगार्ड के। वही लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद शिवांगी एक खाली मैदान जैसी जगह पर आई जहां पर आसपास कुछ नहीं था सिवाय जंगल के। एक तरफ जंगल था, बीच में रास्ता और एक तरफ बड़ा सा ग्राउंड, और ग्राउंड को पार कर देख लंबी सी गहरी खाई। जंगल। शिवांगी उसे खाली मैदान में थी और इधर उधर देख रही थी कि कोई उसे नजर आ जाए, लेकिन वह उसके अलावा कोई नहीं था। तभी एक काले रंग की कार वहां कर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आया जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था और अपने चेहरे पर डेविल प्रिंट मास्क लगाए हुआ था। कार बहुत ही धीमी गति से वहां आई थी, जिस वजह से शिवांगी को बिल्कुल सुनाई नहीं दिया कि उसके पीछे कोई कार खड़ी है और उसमें से कोई आदमी भी बाहर आया है। शिवांगी की पिठ उस आदमी की तरफ थी और वह आदमी धीरे धीरे शिवांगी की तरफ ही बढ़ रहा था और अचानक से वह शिवांगी के पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में पीछे से जकड़ लिया, जिससे शिवांगी की आंखें हैरानी से फैल गई और एक पुराना अनचाहा टच उसे एहसास हुआ। शिवांगी को अच्छे से पता था कि यह टच मृत्युंजय का नहीं है। वह खुद से बोली, यह आदमी कौन है? क्या इसी ने मुझे यहाँ बुलाया है? और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस आदमी ने मुझे पहले भी छुआ है? शिवांगी को उस आदमी की छुअन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से उस आदमी का हाथ अपने पेट से हटाया और पलटा कर देखा और बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी तनु? उस आदमी ने अपने चेहरे से वह मास्क हटाया तो वह आदमी और कोई नहीं बल्कि जश्न था। जश्न बोला, मैं जश्न ओबोरुया। शिवांगी ने इस पर कहा, ओह तो तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है, और मुझे मेरी बेटी वापस दो, नहीं तो मैं। इससे आगे शिवांगी कुछ बोलती तो जश्न ने कहा, नहीं तो क्या? बोल, क्या करोगी? अपने मृत्युंजय अग्निवेश को बुलाओगी, हाँ और बोलोगी कि तनु को बचा लो, अपनी बेटी को बचा लो। लेकिन क्यों बचाएगा वह? मृत्युंजय की तो बेटी है ही नहीं तनु, वह किसी गैर की बेटी को क्यों बचाएगा? क्यों उसे पालेगा? क्यों उसके लिए इतनी क्या करेगा? वह नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जो भी करो करेगा। अब तुम करोगी, मेरी सारी बातें मानेगी क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए ना? शिवांगी जश्न की सारी बातें सुनकर हैरान थी और वह बोली, तुम्हें कैसे पता कि मृत्युंजय तन्नू का असली बाप नहीं है? कौन हो तुम? और मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया है? देखो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाली और शांति से सीधी तरीके से मुझे मेरी बेटी लौटा दो, नहीं तो अगर मैंने मृत्युंजय को बता दिया ना तो वह तुम्हारी वह हालत करेगा, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। जश्न ने शिवांगी की बात पर एकदम से गुस्से से कहा, मेरी बेटी को मृत्युंजय अब बिल्कुल भी हाथ नहीं लग पाएगा और तुम्हें भी अब मृत्युंजय कभी हाथ नहीं लग पाएगा। उसे जितनी मनमानी तुम्हारे साथ करनी थी वह कर चुका, लेकिन अब तुम पर और मेरी बेटी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। जश्न ओबरॉय का। शिवांगी जश्न की बात पर एक तक उसे देखने लगी और बोली, मतलब? लेकिन शिवांगी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही जश्न एकदम शिवांगी के करीब आया और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर दबाते हुए बोला, उस रात तुम्हारे साथ में था, मेरे साथ तुमने वो हसीन कभी न भूलने वाली रात बिताई थी। हम दोनों दो जिस्म एक जान हुए थे और तनु मेरी औलाद है, और मैं अपनी बेटी को और अपनी इस प्यारी सी कमसिन कली को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं मृत्युंजय को मौत भी दे सकता हूँ, और अगर चाहती हो कि मृत्युंजय सही सलामत रहे और तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाए तो शांति से वह करो जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मृत्युंजय तो मरेगा ही मारेगा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डालूं तो। पूर्ण विराम अल्पविराम 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 पूर्ण विराम अल्पविराम। मृत्युंजय की कंपनी। मृत्युंजय तुरंत फायर व्हीलर के लिए निकल गया था, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे बताया कि आज मृत्युंजय की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है फॉरेनर्स के क्लाइंट्स के साथ, और मृत्युंजय उस मीटिंग को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकता था क्योंकि उससे मृत्युंजय का ही नुकसान था। इसलिए उसने शिवांगी की बात को बाय मिस्टेक इग्नोर किया और सोचा कि शायद शिवांगी को कुछ पल अकेली रहना है, इसलिए बिना किसी बॉडीगार्ड के बाहर गई है और उसने मीटिंग को लेना शुरू किया। लगभग 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद मृत्युंजय फ्री हुआ और जैसे ही अपने केबिन की तरफ जाने लगा उसके फोन पर किसी का कॉल आया और जैसे ही उसने पिक किया दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मृत्युंजय की आंखों में गुस्सा तैर गया और वह बोला, मुझे नहीं पता लेकिन उसे ढूंढो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर मुझे मेरी बेटी आज रात खत्म होने से पहले नहीं मिली तो तुम सबकी यह आखिरी रात होगी इस धरती पर। इसके बाद मृत्युंजय ने फोन काटा और उसे दीवार पर पटक दिया। आह! मृत्युंजय शोर से चलाया जिससे उस फ्लोर पर काम कर रहे हर एम्प्लॉय की रूह तक कांप गई और सबकी आंखें मृत्युंजय पर टिक गई और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वह था खौफ। क्योंकि सब मृत्युंजय का गुस्सा जानते थे।
मृत्युंजय तेज कदमों से अपने केबिन में आया और अपने केबिन की हर एक चीज को तोड़ने फोड़ने लगा और चिल्लाने लगा, कोई भी मेरे बच्चे को मुझसे दूर करेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरी मृत्यु और अग्नि से जलेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को जिसने मुझसे मेरी बच्ची को दूर किया है। मार डालूंगा जान से। पूर्ण विराम अल्पविराम 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 पूर्ण विराम अल्पविराम। शाम के लगभग 4 बजे शिवांगी वापस मेंशन आई। योगिता जी परेशान थी क्योंकि ना अभी तक तनु घर वापस आई थी और ना ही शिवांगी घर पर थी और ना ही वह कुछ बताकर बाहर गए थी। जैसे ही उनकी नजर मेंशन के अंदर इंटर कर रही शिवांगी पर गई, वह तुरंत उठकर उसके पास गई और उसके कंधे पकड़ते हुए बोली, कहाँ चली गई थी? बताकर नहीं जा सकती थी? कितना परेशान हो गई मैं, और ऊपर से मृत्युंजय का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। न ही तनु अभी तक घर वापस आए है। क्या चल क्या रहा है तुम सबके दिमाग में? शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने एक्सप्रेशन लेस नजरों से योगिता जी को देखने लगी और फिर उनका हाथ अपने कंधों से हटा दिया और अपने शांत धीमे कदमों से कमरे की तरफ जाने लगी। शिवांगी अपने कमरे में आए और उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और वही दरवाजे से सटकर नीचे जमीन पर बैठ गई और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपाकर तेज तेज रोने लगी। शिवांगी काफी देर तक बस रोती ही रही। उसे सिर्फ और सिर्फ दोनों की फिक्र हो रही थी और उसके कानों में बार बार जश्न की बातें सुनाई दे रही थी। हम दोनों दो जिस्म एक जान हुए थे और तनु मेरी औलाद है। ये लाइन बार बार शिवांगी के कानों में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। न जाने कौन सा वह पल था कि रोते रोते ही शिवांगी की आंखें लग गई और वह वहीं जमीन पर अपना सर रखकर सो गए। रात का वक्त। तनु अभी तक घर नहीं आई थी, जिस वजह से योगिता जी की भी हालत खराब हो रही थी और उन्हें पता भी नहीं था कि तनु का किडनैप हो चुका है। मृत्युंजय घर आया और सीधा अपने कमरे की तरफ गया। दरवाजा अंदर से बंद था, जिस वजह से उसने नॉक किया और शिवांगी की आंखें खुल गई और उसने उठकर तुरंत दरवाजा खुला और सामने जैसे ही उसने मृत्युंजय को देखा उसकी आंखें गीली हो गई और उसने तुरंत मृत्युंजय को गले लगा लिया। मृत्युंजय को समझ में नहीं आया कि शिवांगी इस तरीके से क्यों रो रही है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि तनु घर नहीं आए है, शायद इसी वजह से शिवांगी परेशान है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शिवांगी जश्न से मिल चुकी है। मृत्युंजय ने अपना हाथ शिवांगी की पीठ पर रखा और दूसरा उसके सर पर और उसे थपथपाते हुए बोला, तनु आज स्कूल की तरफ से कुछ दिनों के लिए एक पिकनिक पर गई है। तुम टेंशन मत लो और ना ही उसके लिए रो। मैं खुद उसे छोड़कर आया हूँ और सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता पाया, और मैंने तनु की सारी जरूरत की चीज उस तक पहुंचा दी है और 2-3 बॉडीगार्ड्स को भी तनु के साथ भेज दिया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तुम उसकी चिंता में मत रो। मुझे पता है कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तनु घर नहीं आई है आज। आई एम सॉरी मैं नहीं बता पाया तुम्हें, सॉरी। मृत्युंजय की बात सुनकर शिवांगी और भी ज्यादा रोने लगे क्योंकि उसे पता था कि मृत्युंजय उससे साफ झूठ बोल रहा है और उसे एहसास हो गया था कि मृत्युंजय को भी ये पता चल चुका है कि किसी ने तनु का किडनैप कर लिया है। लेकिन अभी तक शिवांगी इस बात के लिए श्योर नहीं थी कि मृत्युंजय को क्या ये पता है कि तनु को सच में किसने किडनैप किया है। शिवांगी खुद से मन में बोली, कैसे झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? आखिर एक माँ को नहीं पता होगा कि उसकी बेटी सही सलामत है या किसी की चंगुल में फंसी हुई है। मुझे पता है तुम मेरा सिर्फ दिल रखने के लिए, मुझे शांत रखने के लिए झूठ बोल रहे हो। पर मृत्युंजय, तुम नहीं जानते शायद कि मेरी बेटी किस कंडीशन में है इस वक्त, और मैं उसे उस इंसान के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी जो उसने मुझे करने को कहा है मैं वह भी करने के लिए रेडी हूँ। शिवांगी मृत्युंजय से दूर हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, आई नो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। तुम उसे कभी कुछ नहीं होने दोगे और उसका हमेशा ख्याल रखोगे। वह बस जब वह स्कूल गई और उसके बाद से उसकी ना आवाज सुनी है और ना ही वह टाइम पर घर आए और तुमने कुछ बताया नहीं तो बस परेशान ज्यादा हो गई और रो पड़ी। पर तुमने मुझे बता दिया ना कि वह ठीक है। अब वह ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं मुझे कोई टेंशन हो रही है तन्नू की। कहते हुए शिवांगी एक फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आई जो देखकर मृत्युंजय भी एक ही स्माइल शिवांगी को पास कर दिया। शिवांगी फिर से मृत्युंजय के गले जाकर लेगी। काफी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे कि तभी शिवांगी के दिमाग में कुछ आया और उसने अपने आप को मृत्युंजय से दूर किया और उसकी चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाने लगी, जो देख मृत्युंजय उससे दूर होते हुए बोला, क्या कर रही हो? दूरियां मिटा रही हूँ, शिवांगी ने एकदम से कहा और अपने होंठ मृत्युंजय के होंठ पर रखकर उसे किस करने लगी और मन में बोली, मुझे नहीं पता मृत्युंजय कि यह पल हम दोनों की जिंदगी में हमारे फ्यूचर में कभी आएगा या नहीं आएगा, कभी हम दोनों आगे साथ होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए मैं आज तुम्हारा सारा प्यार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज तुम अपना सारा प्यार, सारी मोहब्बत, सारा जुनून मुझ पर लूटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस प्यार के लिए आगे चलकर मैं तरसूं।
सिर्फ शिवांगी ही मृत्युंजय को किस कर रही थी। मृत्युंजय बिल्कुल भी शिवांगी को किस नहीं कर रहा था। शिवांगी मृत्युंजय से दूर हुई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, प्लीज मेरा साथ दे दो, आज मुझे तुम चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। कहते हुए शिवांगी फिर से मृत्युंजय के होठों की तरफ बढ़ने लगी तो मृत्युंजय ने अपना चेहरा फेर लिया और बोला, शिवांगी ये गलत है, ना ही अभी मेरा मूड है और ना ही तुम अभी इन सब चीजों के लिए रेडी हो। तुम्हारी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, तुमने रो रो कर अपनी हालत को कमजोर कर लिया है, दिन करो, सो जाओ। शिवांगी बोली, नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी के अभी तुम चाहिए, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। मृत्युंजय दिल में इस कदर मोहब्बत है उनके लिए, सोए तो ख्वाब उनके, जागे तो ख्याल उनके। कुछ देर बाद दोनों मदहोश हो चुके थे और बेड पर थे। मृत्युंजय शिवांगी के ऊपर आकर उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है, साथ ही शिवांगी के साड़ी को भी उसके बॉडी से अलग करने लगता है। मृत्युंजय के हाथ शिवांगी के पूरे बदन पर चल रहे थे, जो शिवांगी को सिसकियां भरने पर मजबूर कर रहे थे। पता नहीं शिवांगी को आज क्या चाहिए था मृत्युंजय से, जो उसे ये सब करने पर मजबूर करता है। शिवांगी अब बेड पर सिर्फ अपने इनर्स में लेटी हुई थी। मृत्युंजय अपने हाथ शिवांगी के पेट पर चलाने लगता है। शिवांगी भी मृत्युंजय के बाल सहलाने लगती है और वो अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसने लगती है। मृत्युंजय शिवांगी के बीआरएट को उसके बॉडी से अलग कर बेड के नीचे फेंक देता है और उसके सीने को किस करने लगता है, जिससे शिवांगी आंखें भरते हुए मृत्युंजय का नाम लेने लगती है। मृत्युंजय शिवांगी की आहें सुन उसके अंदर समाने के लिए पागल होने लगता है। मृत्युंजय ऊपर आकर शिवांगी के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करते हुए शिवांगी में एक झटके में समाता है और शिवांगी दर्द से चीख पड़ती है। वही जिद, वही हसरत, ना दर्द दिल में कोई कमी हुई। अजीब है, मेरी मोहब्बत ना मिल सकी ना खत्म हुई। कुछ ही पल में दोनों एक होते हैं और लगभग सुबह के 3:30 बजे दोनों शांत हो सोते हैं। शायद मृत्युंजय ही सोया था, लेकिन शिवांगी की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, बल्कि कुछ खोने का डर था। शिवांगी मृत्युंजय के सोए हुए चेहरे को देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मृत्युंजय, जो मैं करने जा रही हूँ शायद तुम मुझसे बहुत नफरत करोगे, बहुत, और मुझे इस नफरत से पहले तुम्हारा प्यार चाहिए था जो तुमने मुझे दे दिया, उसके लिए थैंक यू, पर आई एम सॉरी, जो कदम मैं आज उठने वाली हूँ उसके लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। सुबह का वक्त लगभग 8:30 के करीब मृत्युंजय की आंखें खुली और उसने अपनी साइड में देखा तो वहां पर शिवांगी नहीं लेटी हुई थी। जो देखा मन में बोला, कल इतना कुछ हुआ हमारे बीच, उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी आ गई रैबिट क्वीन के अंदर कि वो इतनी जल्दी उठकर चली भी गई। मृत्युंजय उठा और बेड के सिरहाने टिकर बैठ गया और अपने फोन को उसे करने लगा। लगभग आधा घंटा बीत गया लेकिन शिवांगी अभी तक कमरे में नहीं लौटी थी, जो देखकर मृत्युंजय ने आवाज लगाई, शिवांगी, शिवांगी, वॉशरूम में ही रहना है क्या? लेकिन मृत्युंजय को वापस में कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, जिस पर मृत्युंजय ने अपना फोन रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मृत्युंजय ने अपना हाथ उठाया और नॉक करने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन कोई वॉशरूम में था ही नहीं, इसलिए दरवाजा एकदम से खुल गया। मृत्युंजय ने अंदर झांकी तो पूरा वॉशरूम खाली था, क्लीन था, फर्श पर भी बिल्कुल पानी नहीं था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि कोई भी अभी तक नहाया नहीं है। मृत्युंजय खुद से बोला, ये रैबिट क्वीन सुबह सुबह उठकर कहाँ चली गई? मृत्युंजय ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में ख्याल आया कि शायद वह नाश्ता बनाने के लिए नीचे चली गई होगी, इसलिए वह नहाने वॉशरूम में चला गया और कुछ देर बाद नहाकर बाहर आया और क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े पहने। मृत्युंजय कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसने फोन उठाया तो उसके असिस्टेंट का कॉल था। मृत्युंजय ने फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है मेल पर, आप प्लीज चेक कर लीजिए। हम मृत्युंजय ने किया और फोन काट दिया और अपने फोन को ओपन करके मेल बॉक्स चेक किया तो उसमें एक मीटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। मृत्युंजय बहुत अच्छे से जानता था कि तनु के बारे में उसके किसी भी आदमी को इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि तनु को किडनैप करने वाला कौन है यह अभी तक मृत्युंजय को नहीं पता चला था और मृत्युंजय के इतने सारे दुश्मन थे कि उनमें से कोई भी हो सकता है तनु को मृत्युंजय के खिलाफ हथियार बनाकर यूज करने वाला। मृत्युंजय ने फाइल को स्क्रॉल किया और उसे पूरी तरीके से पढ़ लिया और उसे यूज करते हुए ही वह नीचे हॉल में आया तो देखा कि योगिता जी सोफे पर बैठी हुई है और तनु के लिए स्वेटर बुन रही है। मृत्युंजय ये देख बोला, क्या माँ, अभी सर्दी आने में बहुत वक्त है, फिर अभी से आप मेरी प्रिंसेस के लिए क्यों स्वेटर बना रही है, तब तक वो बहुत बड़ी हो जाएगी। योगिता जी इस पर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हाँ वह तो बड़ी होकर खंबा हो जाएगी ना,
इतनी भी बड़ी नहीं होने वाली है और सर्दी आने में अभी सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने रह गए हैं। बच्चों को जल्दी से जल्दी स्वेटर पहना देने चाहिए, इससे पहले कि उन्हें सर्दी पकड़ ले। मृत्युंजय इस बात को जाने दिया और बोला, शिवांगी कहाँ है, अभी तक किचन में है क्या? योगिता जी इस पर स्वेटर को बनते हुए बोली, वह किचन में क्यों होगी, कमरे में होगी, वह तो अभी तक नीचे आए ही नहीं है। सारा नाश्ता मैंने बनाया है। उसके बाद योगिता जी कुछ याद करते हुए बोली, अच्छा वैसे तुमने बताया था कि तनु पिकनिक पर गई है, कितने दिनों के लिए गई है? मेरी पोती के बिना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मृत्युंजय, तुमने क्यों भेजा उसे? मृत्युंजय योगिता जी की बात पर खामोश हो गया क्योंकि उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। मृत्युंजय बोला, माँ तनु का मन था इसलिए मैंने उसे भेज दिया और यही तो उम्र है उसकी खेलने कूदने की, एंजॉय करने की, तो उसे एंजॉय करने दीजिए और मुझे बताइए कि शिवांगी कहाँ है, वह कमरे में नहीं है। योगिता जी ने इस पर स्वेटर साइड में रखा और मृत्युंजय के पास आते हुए बोली, क्या कब से एक ही बात बोल रहा है कि शिवांगी कहाँ है, शिवांगी कहाँ है? बोला ना कमरे में है, वह नीचे आए ही नहीं है, मैं पिछले 3 घंटे से यही बैठी हूँ। मृत्युंजय इस पर खुद से मन में बोला, पिछले 3 घंटे से माँ नीचे बैठी है और मैं और शिवांगी शांत ही सुबह के 3 बजे के आसपास रुके हैं, और अभी सिर्फ 9 बजे हैं, मतलब शिवांगी इतनी जल्दी उठ गई, लेकिन कैसे? इतनी जल्दी उसकी नींद पूरी हो जाए, उसकी थकान खत्म हो जाए, इम्पॉसिबल। कहाँ चली गई है? कहते हुए मृत्युंजय बिना योगिता जी को कुछ बोले टेरेस की तरफ चला गया, जिस पर योगिता जी उसे रोकते हुए बोली, अरे कहाँ जा रहा है, बता कर तू जा, कुछ भी तीनों के तीनों बताते नहीं है। योगिता जी ने लास्ट लाइन मृत्युंजय को जाते हुए देख बोली थी क्योंकि मृत्युंजय बहुत आगे निकल गया था और उसने योगिता जी की बात नहीं सुनी थी। मृत्युंजय टेरेस पर आया तो पूरा टेरेस भी खाली था, वहां कोई भी नहीं था, जिस पर अब उसे पर टेंशन होने लगी थी। मृत्युंजय के दिमाग में पिछली रात शिवांगी की कहानी बात गूंजने लगी। मुझे नहीं पता मृत्युंजय कि यह पल हम दोनों की जिंदगी में हमारे फ्यूचर में कभी आएगा या नहीं आएगा, कभी हम दोनों आगे साथ होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए मैं आज तुम्हारा सारा प्यार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज तुम अपना सारा प्यार, सारी मोहब्बत, सारा जुनून मुझ पर लूटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस प्यार के लिए आगे चलकर मैं तरसूं। मृत्युंजय खुद से बोला, रैबिट क्वीन ने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि हम दोनों का फ्यूचर साथ में होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स हमारा फ्यूचर साथ में है, तो उसने ऐसी बात क्यों कही? कहते हुए मृत्युंजय तुरंत कमरे की तरफ भागो। मृत्युंजय कमरे में आया और सीधा क्लोजेट की तरफ गया और शिवांगी कपड़ों की रेक को ढूंढने लगा, तो वहां पर आधे से ज्यादा शिवांगी के कपड़े रखे थे, लेकिन कुछ कपड़े वहां पर नहीं थे। मृत्युंजय अटैची वाली साइड में गया तो वहां से भी 2 अटैची गायब थी। मृत्युंजय के गुस्सा आने लगा था और वहां पर के सोफे पर अपना जोर से पैर मारा और गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती शिवांगी, जान से मार डालूंगा तुम्हें अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी। बस अब तुम मेरे हाथ लग जाओ एक बार। कहते हुए मृत्युंजय के हाथों की मुठ्ठियां बहुत ज्यादा कस गई थी। तभी मृत्युंजय का फोन पर नोटिफिकेशन आया और मृत्युंजय ने फोन को ओपन करके देखा तो उसमें एक कार्ड बहुत ही अच्छे से सजाकर किसी अननोन नंबर से मृत्युंजय को भेजा गया था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आपका आना अनिवार्य है मृत्युंजय अग्निवेश, जरूर आएगा और देखिएगा अपनी अनमोल रतन को खोते हुए। और उसके बाद एक डेविल स्माइल का प्रिंट स्माइल विद हॉर्न्स। निश्चय अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ फोन स्क्रॉल करते हुए कॉफी पी रहा था कि तभी उसके मेल पर नोटिफिकेशन आया तो वो थोड़ा हैरान हुआ और उसे ओपन किया। जैसे जैसे वो मेल को रीड कर रहा था, उसका चेहरा गुस्से से सर्द और दिमाग गर्म होते जा रहा था। जैसे ही निश्चय ने वह मेल पूरा पढ़ा, निश्चय ने डाइनिंग टेबल पर बड़ा हुआ कपड़े को जोर से खींचा और दूसरी तरफ फेंका, जिससे टेबल पर राखी हर एक चीज नीचे गिर गई। निश्चय चिल्लाया। निश्चय की चीख सुनकर सारे के सारे सर्वेंट भी अपने अपने काम से बाहर आए और अपने कमरे में रेस्ट कर रही आलिया भी बाहर आए और तुरंत निश्चय के पास भागी। आलिया निश्चय के पास आए और बोली, क्या हुआ निश्चय, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, और सारा सामान नीचे क्यों गिरा रखा है, क्या हुआ? निश्चय ने अपने गुस्से वाली नजरों से आलिया को देखा और उसके कंधे पड़कर उसे जोर से हिलाया, जिससे एक पल के लिए आलिया पूरी तरीके से हिल गई और निश्चय गुस्से से बोला, मैं जान से मार डालूंगा उस जश्न ओबोरोया को, अगर उसने मेरी बहन पर गलत नजर डाली तो। आलिया ने निश्चय की बाहें पकड़ी और उसे चेयर पर बैठे हुए बोली, क्या हुआ है, क्या किया उस जश्न में शिवांगी के साथ? शादी? निश्चय नहीं एकदम से कहा, जिस पर आलिया भी हैरान हो गई। वॉट, हाउ एंड वाई? एंड शिवांगी जश्न के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसके साथ शादी कर भी ली। क्यों? आलिया बिल्कुल भौचक्की हो गई थी और उसने अपनी इस एक्सप्रेशन के साथ कहा। निश्चय ने जमीन को एक तक देखते हुए कहा, शादी की नहीं है, इस हफ्ते में करने वाला है और मैं इस हफ्ते में जश्न की जान लेने वाला हूँ।
बहुत हो गया इस आदमी का, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी बहन ने इस आदमी को पिछले 5 साल से उसके ऊपर किसी काले साए की तरह लटक रहा है। मैं अब उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आलिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो उसने निश्चय से सवाल किया, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि जश्न के साथ शिवानी शादी करने वाली है? जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया और वह मेल जिस पर शिवांगी और जश्न का वेडिंग इनविटेशन कार्ड था, उसे आलिया के सामने कर दिया। आलिया ने निश्चय के हाथ से फोन लिया और उसे कार्ड को बहुत अच्छे से ध्यान से देखने लगी और पढ़ने लगी। वो कार्ड बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। ये भले ही वेडिंग इनविटेशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी थी, लेकिन देखने से ही समझ आ रहा था कि अगर हाथों में इसकी हार्ड कॉपी आ जाए तो वह किसी नायाब वस्तु की से कम नहीं लगेगी। कार्ड के नीचे लिखा हुआ था प्रेस। आलिया ने उस प्रेस के बटन को दबाया जिस पर वह कार्ड किसी 3D डायमेंशनल की तरह ओपन हो गया। कार्ड दिखाने में ही काफी ज्यादा लग्जरियस था और ऐसे कार्ड की सॉफ्ट कॉपी को प्रिपेयर करना मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। सिर्फ और सिर्फ निश्चय और मृत्युंजय को ही ऐसा कार्ड भेजा गया था। वही इस वेडिंग इनविटेशन कार्ड को देखकर मृत्युंजय की भी कुछ निश्चय जैसी हालत ही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। शिवांगी जश्न के साथ शादी कैसे कर रही है? क्या शिवांगी सच में खुद इस मेंशन से गई है या उसे जश्न अपने साथ लेकर गया है और अब उसके दिमाग में तनु की किडनैपिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं जश्न का हाथ नजर आ रहा था। पूरा का पूरा रूम बिखरा हुआ था। वॉल पर लगी पेंटिंग्स को मृत्युंजय ने जमीन पर गिरकर तोड़ दिया था। बेड बिल्कुल बिखरा हुआ था। बेडशीट को मृत्युंजय ने गुस्से में आकर लाइटर से जला दिया था। वही टेबल पर रखी तनु मृत्युंजय, जय और शिवांगी की एक फैमिली फोटो थी जिसको मृत्युंजय अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू की लकीरें बाहर निकल रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थी। इस वक्त अगर कोई कमजोर दिल वाला आदमी उस कमरे में होता तो ना उससे वह कमरे की हालत देखी जाती और ना ही मृत्युंजय का वह चेहरा देखा जाता, क्योंकि उस वक्त मृत्युंजय का दिल अंदर से इतना ज्यादा कमजोर सा लग रहा था और उसका चेहरा इतना गुस्से से भरा था कि किसी की भी सिर्फ उसकी एक झलक से रूह कांप जाए। मृत्युंजय दीवार से लगकर नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में फोटो थी और दूसरे हाथ में लाइटर। उसने उस फोटो फ्रेम में से उस पिक्चर को बाहर निकाला और अपनी लाइटर को जलाकर उस फोटो को जला दिया। वह फोटो का एक किनारा अभी भी मृत्युंजय के हाथ में था और मृत्युंजय अपने लालकों से उसे फोटो के रख होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह फोटो बिल्कुल राख में तब्दील हो गई, मृत्युंजय खड़ा हुआ और उसने जोर से 5 आईने पर मारा, जिससे पूरे कमरे में आईने के टुकड़े बिखर गए और उसके हाथों में भी कांच चुभ गया, जिससे खून बहने लगा। मृत्युंजय उस टूटे हुए आईने में खुद के अक्ष को देखते हुए बोला, अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरा आशिकपन तुमने अभी तक देखा ही नहीं है शिवांगी। अब तुम सब कुछ देखोगी और जश्न ओबोरोया, तुम्हारी उल्टी गिनती अभी से शुरू। मैं भी देखता हूँ कि मेरी रैबिट क्वीन से तुम शादी कैसे करते हो। तुमने एक बार मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है, दोबारा मैं यह चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत की कीमत भी देकर रहूंगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी मोहब्बत में, अपने मर्दानीपन में। बहुत हीरो समझते हो खुद को। अब मैं बताता हूँ कि असली विलेन क्या होता है। जब विलन सामने आता है तो हीरो की भी पेंट गीली हो जाती है। मृत्युंजय ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से एक रिंग में ही फोन उठ गया तो मृत्युंजय बोला, एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, उठाओ इसे। मैं 2 घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ। मुझे तब तक ये लड़की कॉटेज में चाहिए और अगर वह लड़की मुझे वहां नहीं मिली तो अगले 3 घंटे में तुम सबकी लाशें तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। मृत्युंजय ने दूसरी तरफ से किसी के भी जवाब का इंतजार नहीं किया और फोन कट कर दिया। 5 मिनट बाद ही मृत्युंजय फिर से एक कॉल आया और दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिससे मृत्युंजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसके बाद फोन उसने अपनी जेब में रखा और बोला, नाउ द ग्रेट डेथ मास्टर इज बैक, नाउ एवरीवन हैज टू बी सफर, बी रेडी फॉर पेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।